हेलो फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर में 25% टैरिफ पहले लगाया था और 25% टैरिफ की अनाउंसमेंट कल रात में फिर से की गई है। दोस्तों, ये इंडिया के ऊपर में जो टैरिफ लगाया गया है एडिशनल पेनल्टी के साथ में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को किसी खास रीजन से पनिश कर रहे हैं या ये हमारी तरफ से ही गलती हुई है? आज मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि भारत चूंकि रशिया से ऑयल परचेस करता है और उसको ऑयल परचेस कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए और अमेरिका से ऑयल परचेस करना चाहिए, इसके लिए विवश करने के लिए हम जो है ये एडिशनल 25% का पेनल्टी लगा रहे हैं। पहले 25% की जो पेनल्टी लगाई थी वो इसलिए लगाई थी क्योंकि इंडिया का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ रेट जो है वो 17.3% है, जो सबसे बुरा है जितनी भी बड़ी कंट्रीज हैं उनके लिए। यानी भारत ने विभिन्न तरह के ट्रेड बैरियर्स खड़े कर रखे जिससे फॉरेन का सामान इंडिया में ना आ पाए। तो ये समझ में आता है कि आपने 25% लगाया टैरिफ, पर उसके बाद जो कल रात में 25% एडिशनल पेनल्टी की जो अनाउंसमेंट की गई और टोटल टैरिफ जो भारत के ऊपर में 50% का कर दिया गया है, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो सिर्फ ऑयल है जो हम रशिया से बाय कर रहे हैं। अब जरा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सिर्फ भारत ही रशिया से ऑयल बाय कर रहा है? जहां तक मेरी जानकारी है, रशिया से चाइना भी ऑयल ले रहा है, एलएनजी ले रहा है, पाइपलाइन गैस भी ले रहा है। यूरोपियन यूनियन भी जो है वो चाइना से ऑयल ले रहा है और गैस ले रहा है। लास्ट 2025 में अभी तक लास्ट मंथ तक का जो डाटा है, चाइना ने 47% जो है वो क्रूड ऑयल खरीदा है रशिया से, इंडिया ने सिर्फ 38% खरीदा है और यूरोपियन यूनियन ने 6% खरीदा है। एलएनजी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने 50% खरीदा है और चाइना ने 21% खरीदा है और जापान ने 19% खरीदा है। रशियन पाइपलाइन गैस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने 37% और चाइना ने 29% खरीदा है। तो ये कहना कि सिर्फ भारत ऑयल खरीद रहा है रशिया से, इसके लिए हम भारत के ऊपर में एडिशनल पेनल्टी या टैरिफ लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ में ऑलरेडी अमेरिका ने ट्रेड डील कर ली है। यूरोपियन यूनियन के ऊपर में मात्र 15% का टैरिफ लगाया गया है, जबकि वो रशिया से भारी मात्रा में एलएनजी और क्रूड खरीद रहा है। इसी के साथ में जापान, जैसा मैंने आपको बताया कि जापान ने भी रशिया से एलएनजी खरीदा है। 19% जो भी रशिया ने एलएनजी बेचा है उसका 19% जो है जापान ने खरीदा है। अमेरिका ने जापान के साथ में भी ट्रेड डील कर लिया है, वहां पे भी जो है किसी तरीके का पेनल्टी नहीं लगाया गया। 15% टैरिफ जापानीज प्रोडक्ट पे लगाया गया। तो भारत को क्यों चुन के पनिश किया गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यदि हम रॉयटर्स की रिपोर्ट माने, रॉयटर्स ने कल एक बढ़िया रिपोर्ट प्रस्तुत की 4 इंडियन ऑफिशियल्स के हवाले से, भूतपूर्व और वर्तमान, और 2 अमेरिकन ऑफिशियल्स के हवाले से, कि इंडिया जो है, इंडिया के ट्रेड डील्स में, निगोशिएशन में जो लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो जुलाई के महीने में संकेत दिए थे कि भारत के साथ ट्रेड डील बहुत जल्द होने वाली है, उस संकेत पे वो ओवर कॉन्फिडेंट है और वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है उसके कारण उन्होंने अपना रवैया थोड़ा कड़ा किया, भारत ने रवैया कड़ा किया। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में किसी तरीके की वार्ता नहीं की। नरेंद्र मोदी, बताया जाता है कि बहुत ज्यादा आहत थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का श्रेय खुद के ऊपर क्यों लिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी है। नरेंद्र मोदी आहत थे, दुखी थे, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी तरीके की गुफ्तगू या बातचीत नहीं की। तो एक तरफ भारत के ऑफिशियल जो है उन्होंने सख्ती का रवैया अपनाया, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी विशुद्ध मानसिक अवस्था में थे, उन्होंने किसी भी तरीके से ओपन कम्युनिकेशन लाइंस डोनाल्ड ट्रंप के साथ खुले नहीं रखे। इसके कारण जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सख्ती बरती, ऐसा रॉयटर्स का कहना है, मेरा नहीं, ये रॉयटर्स के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। और इसी कारण से जो है भारत को जो है उन्होंने सोचा कि एक बार सबक सिखाई दिया जाए। तो ये उन्होंने टैरिफ जो लगाया है, ये सिर्फ
ये कहना कि रशियन ऑयल इंडिया बाय कर रहा है उसके कारण लगाया है, ये गलत है। इसमें जरूर पीछे कुछ बहुत बड़ी कहानी हुई है। रॉयटर्स ने हमको एक झलक दी है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है अमेरिकन राष्ट्रपति से बात नहीं कर रहे थे और भारत के ऑफिशियल्स बड़े ही कड़ा रुख अपना रहे थे, जिसके कारण जो है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा विक्षुब्ध हुआ, गुस्सा हुआ और उन्होंने बोला कि नथिंग डूइंग, अब हम आपके ऊपर में टैरिफ लगाएंगे। तो क्या ये जो हुआ है इसमें भारत की गलती है कि नहीं है, ये मैं आपके ऊपर में सोचने के लिए छोड़ रहा हूं, यदि रॉयटर्स की न्यूज सही है तो। दूसरी चीज दोस्तों देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में कभी भी किसी भी मंत्री की विफलता पे उसको सजा नहीं दी जाती और ये चीज एक प्रेसिडेंट जो है वो लेके आई है। अब आप देखिए कि 2019 में पुलवामा हो जाता है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, 60 हमारे सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स मारे जाते हैं, परंतु राजनाथ सिंह इस्तीफा नहीं देते, उनके ऊपर में कोई एक्शन नहीं होता। उल्टा 2019 के इलेक्शन के बाद में उनको रक्षा मंत्री बना दिया जाता। हमने देखा कि 2022 से कैसे मणिपुर जल रहा है, 2023 से, और हमारे जो अभी के गृह मंत्री अमित शाह ये कंप्लीटली नाकामयाब होते हैं मणिपुर की आग को बुझाने में, परंतु किसी भी तरीके का एक्शन जो है वो अमित शाह जी के ऊपर में नहीं होता है। हमने देखा कि किस तरीके से जो है पहलगांव में आतंकवादी 150 किलोमीटर अंदर घुस के आके हमारे 26 लोगों की शहादत ले लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर में किसी भी तरीके का एक्शन नहीं होता। हम ये देखते हैं कि ना जाने कितने परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पर उसका किसी भी तरीके का खामियाजा जो है, जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है, उनको नहीं भुगतना पड़ा। तो दोस्तों एक लाइन से जो है इस मोदी सरकार ने जो है एक प्रेसिडेंट सेट किया कि ये अपने फेल्ड होते हुए गवर्नेंस में जो ऑफिशियल्स फेल हो रहे हैं, मिनिस्टर्स फेल हो रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की सजा नहीं दे रहे। क्या इस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जो पूरी तरीके से ट्रेड डील के लिए जो है जिम्मेदार थे, पूरे डायलॉग्स के लिए, क्या ये उनकी विफलता को नहीं शो करता है कि यूरोपियन यूनियन ऑयल खरीद रहा है, एलएनजी खरीद रहा है, पर उसके ऊपर में टैरिफ नहीं लगाया जा रहा। जापान खरीद रहा है पर उसके ऊपर में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है। चाइना खरीद रहा है, उसके ऊपर में कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा रही है, पेनल्टी सिर्फ भारत के ऊपर में लग रही है। तो क्या ये हमारे देश के लोगों ने सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जब बाकी लोगों के ऊपर में नहीं लगाया गया तो भारत के ऊपर में क्यों लगाया गया? इसका मतलब है कि भारत की सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल हुई है और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अमेरिका यदि टैरिफ लगाता है तो उस टैरिफ का असर जो है वो पूरे देश के ऊपर में पड़ेगा। भारत जो है अपने टोटल एक्सपोर्ट का 1/5 लगभग 18 से 19% जो है वो अमेरिका को करता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि लास्ट ईयर $85 बिलियन का जो है वो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को लास्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में, ओके, FY25 में। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हर $5 में $1 जो हम एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं वो अमेरिका से आ रहा है। तो यदि ऐसा राष्ट्र हमसे क्षुब्ध हो जा रहा है तो इसका खामियाजा पूरा देश भुगतेगा। हालांकि हमको अभी बताया जा रहा है कि नहीं, अमेरिका को जो टोटल एक्सपोर्ट है वो इंडिया का सिर्फ 2.2% जीडीपी का ही है। इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन के आसपास में है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है $4 ट्रिलियन, यानी आप 80 पकड़े तो 320 लाख करोड़, ठीक है। हालांकि अभी 87 पड़ रहा है, पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने पकड़ा। और $85 बिलियन जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो करीबन 2.2% होता है। तो वो कह रहे हैं कि यदि अमेरिका ने टैरिफ लगा भी दिया तो भारत को 10 से 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। मैं इस बात को मानता नहीं हूं, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट आप नहीं देख रहे हो। इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या क्या आता है कि अब जो भी फॉरेन की कंट्री, जैसे एप्पल ने, जो फॉरेन की कंपनीज जो है, जैसे एप्पल ने इंडिया में अपना असेंबलिंग प्लांट लगाया, अब जो कंपनी सोच रही होंगी वो अब भारत के अंदर में अपना प्लांट नहीं लगाएगी। तो ये आने वाले दिनों में रोजगार सृजन की जो अवसर है उसको बंद करता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले जो 3 सेक्टर हैं, पहला जेम्स एंड ज्वेलरी, दूसरा अपैरल्स एंड क्लोथ्स और तीसरा केमिकल्स, ये तीनों के तीनों जो है ये सघन एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने वाले सेक्टर्स हैं। तो इन सेक्टर्स में यदि माल बिकना कम होगा हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री में, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ नौकरियों में कटौती होगी। भारत वैसी बेरोजगारी से जूझ रहा है,
इसमें यदि और लगी लगाई नौकरियां कम होंगी तो उसका और भयानक जो है असर पड़ेगा। तो अब आपके मन में सवाल उठता है कि जब ये सारी चीजें हमको पता थी तो भारत क्यों ऑयल जो है वो रशिया से एक्सपोर्ट कर रहा है। देखिए, इंडिया के ऑयल कंजम्पशन का भी, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट का पूरे मार्केट का एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। इंडिया जो है वो लगभग 4.5 मिलियन बैरल पर डे जो है वो कंज्यूम करता है। वर्ल्ड का कंजम्पशन 100 से 102 मिलियन बैरल पर डे के बीच में सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो लगभग 4.5% जो है वर्ल्ड का ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, कंज्यूम करता है। ये 4.5 मिलियन बैरल पर डे में से 88% हम इंपोर्ट करते हैं, यानी लगभग 4 मिलियन बैरल पर डे जो है हम हर दिन इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में ऑयल। एक बैरल में 159 लीटर्स रहते हैं, याद रखिएगा, आपको बेसिक बता दे रहा हूं। एक बैरल में 159 लीटर्स रहते हैं। ओके, तो इंडिया 4 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट कर रहा है। अब इस 4 मिलियन बैरल पर डे का 36% जो है वो रशिया से आ रहा है, 36 to 38% है। तो मोटा मोटी जो है ये करीबन 1.5 मिलियन बैरल पर डे के आसपास में आप समझ लीजिए इंडिया इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम ये लास्ट ईयर का फिगर देखें तो क्रूड एंड पेट्रोलियम कंडेंसेट जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है रशिया से वो 60 बिलियन डॉलर का है। टोटल इंडिया का रशिया से जो इंपोर्ट है वो 67 बिलियन डॉलर का है। ओके, तो अमेरिका के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट 45 बिलियन डॉलर का है। तो ये 45 बिलियन डॉलर कम किया जा सकता था यदि हम रशिया से ऑयल खरीदना कम करते और अमेरिका से खरीदते। तो फिर सवाल उठता है कि क्यों नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया? इसका जवाब जो है, अब ये वीडियो असली मुद्दे पे आ रहा है जो शुरुआत में ना बोल के मैंने अभी प्रारंभ कर रहा हूं। इंडिया ने क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सारे पत्रकार जो है इन्होंने एक सुर में पूछना चाहिए। इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रशिया जो है हमको कम दाम पे दे रहा है ऑयल, हम इसी ऑयल को प्रोसेस करके यूरोपियन यूनियन को महंगे दाम में बेच रहे हैं। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? यू गेस इट राइट, इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है, रिफाइनरिंग कंपनी? रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये इसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। मैंने उनके इस साल के प्रेजेंटेशन को रीड किया कल बैठ के, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनके उस पूरे प्रेजेंटेशन में, कंपनी के प्रेजेंटेशन में कहीं भी रिफाइनरी बिजनेस का प्रॉफिट मुझे नहीं मिला। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। रिलायंस बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी है, इसके अंदर में कई सारे डिवीजन है। एक आता है जियो का डिवीजन जो मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, एक है रिलायंस रिटेल जो आउटलेट्स, जो क्लोथ, जूते, ये सब बेचता है ना, रिलायंस रिटेल के जो स्टोर्स हैं और जो ब्रांड्स हैं उनके पास में। एक है जियो स्टार जो अभी हॉटस्टार और जियो इनका जो मर्जर हुआ, जो एंटरटेनमेंट की बात करता है। पर इनका जो सबसे बड़ा डिवीजन है वो है O2C, ऑयल टू केमिकल्स। ऑयल टू केमिकल्स जो डिवीजन है रिलायंस का, उस डिवीजन का रेवेन्यू जो था लास्ट ईयर वो था, मतलब ये FY25 में जो फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज हुआ वो था 6.26 लाख करोड़ का। रिलायंस रिटेल का था 3.3 लाख करोड़ का और जियो का था 1.5 लाख करोड़ का। और पूरी रिलायंस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर या रेवेन्यू कह लीजिए वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी FY25 में था 10.71 लाख करोड़। दोस्तों, ये इतना बड़ा रेवेन्यू है कि आप ये समझ लीजिए कि भारत के किसी भी स्टेट का इतना बड़ा बजट नहीं है। भारत में जो दो सबसे बड़े स्टेट हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, जिनके बजट के हिसाब से बता रहा हूं, उन दोनों स्टेट का भी इतना ज्यादा जो है वो बजट नहीं है जो रिलायंस का अकेले का जो है वो रेवेन्यू है। और मजे की बात आप सुनिए, इस 10.71 लाख करोड़ में जैसा कि मैंने आपको बताया 6.26 लाख करोड़ जो है अकेले इनका O2C जो है, ऑयल टू केमिकल डिवीजन जो है उसका है। ऑयल टू केमिकल डिवीजन का हिस्सा है रिफाइनरी डिवीजन, ठीक है, जो लाके प्रोसेस करते हैं।
आपको जान के हैरानी होगी कि FY25 में रिलायंस इंडस्ट्री की रिफाइनरी ने, जामनगर रिफाइनरी ने ही अकेले 80.5 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की है। इसको थ्रूपुट कहा जाता है। थ्रूपुट का मतलब कितना क्रूड ऑयल जो है आप वो प्रोसेस कर रहे हो अपनी रिफाइनरी में। तो ये है 80.5 मिलियन मैट्रिक टन। ये इंडिया की जो सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी है रिफाइनरी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उससे भी 10% ज्यादा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का रिफाइनरी थ्रूपुट था 73.5 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास में। इंडिया की जो टोटल रिफाइनरी कैपेसिटी है, रिफाइन क्रूड को रिफाइन करने की कैपेसिटी, वो है 270 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। इसमें रिलायंस ने ही, मैंने आपको बताया, थ्रूपुट लास्ट ईयर है 80 MMTPA का, आपका आईओसी का है 73 MMTPA का। ये दोनों इस साल के मेरे को उनके प्रेजेंटेशन में मिल गए एनुअल रिपोर्ट्स में। बीपीसीएल का, एचपीसीएल का अभी तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुआ, इसलिए उनका एनुअल रिपोर्ट नहीं आया है। तो पुरानी रिपोर्ट से जो मैंने खंगाला, बीपीसीएल का जो है रिफाइनिंग कैपेसिटी है 40 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, और एचपीसीएल का है 15 यानी 15.8 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। एक और लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है जो पहले लिस्टेड हुआ करती थी, एसआर एनर्जी, अब उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी का जो है रिफाइनरी कैपेसिटी वो है 25 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। दोस्तों, यदि इंडिया जो है वो सस्ते दाम पे ऑयल ले रहा है और उसको एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोसेस करके महंगे दाम पे, तो इसका फायदा ये सारी रिफाइनरी कंपनीज को मिल रहा है। इसका फायदा आपको और मुझको नहीं मिल रहा है। 2022 में जब यूक्रेन रशिया युद्ध आरंभ हुआ था, तब भी नागपुर में ऑयल के दाम, पेट्रोल के दाम मतलब 100 रुपए लीटर के ऊपर थे। आज भी मुझे 100 रुपए लीटर के ऊपर पेट्रोल मिल रहा है। 2022 में ऑयल के दाम जो थे वो 110 डॉलर पर बैरल पे थे। आज ऑयल के दाम $70 पर बैरल के नीचे हैं, पर आज भी मैं उतने ही पैसे पे कर रहा हूं जितने मैं 2022 में कर रहा था। तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? ये कहना गलत है कि भाई भारत के लिए, हम लोगों के लिए, हमारे विकास के लिए जो है भारत सरकार जो है वो रशिया के साथ में ऑयल खरीद रहा है। हमारा कोई विकास नहीं हो रहा, हमको ऑयल महंगे दामों पे ही मिल रहा है, ठीक है। और यही कारण है कि रिलायंस जैसी चालाक कंपनी जो है वो अपने रिफाइनरी प्रॉफिट को बता नहीं रही है कि रिफाइनरी प्रॉफिट उसका कितना हुआ है। मुझे तो नहीं मिला, यदि कहीं होगा तो मुझे, मेरी जानकारी में नहीं है, पर जितना मैंने रिसर्च किया मुझे कहीं भी रिलायंस इंडस्ट्री के रिफाइनरी प्रॉफिट नहीं मिले। और मोस्टली ये जो रिफाइनरी प्रॉफिट है ये बाहर एक्सपोर्ट करके ही आए हैं। वो कोई इंडिया में हमको माल बेच के सारा प्रॉफिट उन्होंने कमाया है, ऐसा नहीं है। तो क्या इस देश की सरकार यहाँ की जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनके फायदे के लिए काम कर रही है कि हमारे फायदे के लिए काम कर रही है? यदि रशिया से ऑयल खरीद रही है भारत सरकार और सस्ते दामों पे, तो उसका फायदा मुझे और आपको क्यों नहीं मिल रहा? मुझे और आपको क्यों नहीं 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है? हमें क्यों 105 106 रुपए लीटर पेट्रोल भरना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है? तो ये भौकनाड़ी है जो हमारे नागपुर की भाषा में बोलते हैं। ये झूठ है, ये मिथ्य है कि भारत के लोगों के विकास के लिए जो है रशिया के साथ में चीप ऑयल जो है वो इंडिया खरीद रहा है, क्योंकि हम लोगों को, मुझको, आपको, हमको कोई चीप ऑयल नहीं मिल रहा है। ये चीप ऑयल की रिफाइनरी जो है वो करके प्राइवेट कंपनीज और इंडिया की पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी कंपनीज जो है वो बेनिफिट उठा रही है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जो है आपको काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। मैंने आपको पूरा ऑयल का मार्केट समझाया है, डाटा के साथ में फिगर देके आपको मैंने बताया। ये फिगर आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। और यदि कोई मेरे वीडियो से उठाता भी है तो कृपया करके आप क्रेडिट दे दीजिए कि करंट अनप्लग बाय राजीव से हमने ये डाटा उठाए हैं। आप लोग जो क्रेडिट नहीं करते, कंटेंट चोरी करते हैं, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक लास्ट बात आप समझ लीजिए, ये हर पार्टी ने अब इस बात को जो है बहुत ही जोर शोर से उठाना चाहिए कि यदि भारत रशिया से सस्ता पेट्रोल बाय कर रहा है, क्रूड बाय कर रहा है, तो भारतवासियों को सस्ते दाम पे पेट्रोल और डीजल मिलना चाहिए। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, अब मैंने आपको रेवेन्यू के नंबर दिए थे, प्रॉफिट के भी नंबर लास्ट में देता हूँ।
रशिया यूक्रेन वॉर आरंभ होने के पहले जो रिलायंस का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ था 66,000 करोड़ रुपए। अब रिलायंस का जो प्रॉफिट इस साल हुआ FY25 में ये हुआ है 81,309 करोड़ रुपए। और चूंकि इन्होंने रिफाइनरी प्रॉफिट नहीं मेंशन किया तो ये आप दावा कर सकते हैं और हम इस दावे को किसी भी तरीके से जो है काट नहीं पाएंगे कि ये प्रॉफिट जो है हमको रिलायंस रिटेल से हो रहा है या रिलायंस जियो से हो रहा है, हमको रिफाइनरी से नहीं हो रहा। ये यदि दावा करेंगे तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास में डाटा नहीं है, हमारे पास में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के पावर्स भी नहीं है, तो हम इस चीज को किसी भी तरीके से खंडन नहीं कर पाएंगे। पर 66,000 करोड़ से यदि 81,309 करोड़ यानी 15,000 करोड़ का इजाफा हुआ रिलायंस के प्रॉफिट में, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सिर्फ जियो और रिटेल से ही इनको इतना प्रॉफिट हुआ होगा। दूसरी बड़ी बात, और वो भी तब जब FY22 में क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा थे, आज क्रूड ऑयल के दाम कम है। जब क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा रहते हैं तब रिफाइनरी प्रॉफिट ज्यादा रहता है, तो कायदे से जो है आज प्रॉफिट कम होना चाहिए था, परंतु हम देख रहे हैं कि 15,000 करोड़ से जो है इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। केपेक्स जो रिलायंस ने किया था FY22 में वो था 99,000 करोड़ का। इस साल यानी FY25 में जो इन्होंने केपेक्स किया वो है 1.31 लाख करोड़ का। पिछले 3 साल में रिलायंस ने 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। तो दोस्तों ये पैसे आ कहां से रहे, इतना खर्चा करने के लिए कहां से पैसे आ रहे? रिलायंस का कैश प्रॉफिट जो FY22 में था वो था 1.09 लाख करोड़ का। आज का जो कैश प्रॉफिट है वो है 1.47 लाख करोड़ का। मैंने पहले आपको नेट प्रॉफिट बताया था, नेट प्रॉफिट अलग चीज है, कैश प्रॉफिट अलग चीज है। कैश प्रॉफिट जो है ये 1.47 लाख करोड़ का कैश प्रॉफिट रिलायंस को है। तो ये नंबर्स जो है ये नंबर्स बहुत बड़े हैं दोस्तों। आज की डेट में स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई मायका लाल नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो रिलायंस का नाम लेके जो है खुले तौर पे जो है सवाल उठा सके या उनसे प्रश्न पूछ सके। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा मुझे मालूम नहीं, परंतु ये प्रश्न उठाना जो है ये बहुत जरूरी है। क्यों नहीं कांग्रेस जो है रिलायंस का नाम लेके जो है पूछती है कि रिलायंस इंडस्ट्री का कितना रिफाइनरी प्रॉफिट है हमें बताइए? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार बताती है कि किस दाम पे रशियन ऑयल जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री को जो है प्रोवाइड किए गए और किस दाम पे उन्होंने यूरोपियन यूनियन को जो है वो केमिकल्स और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के बेचे? ये चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार अपना प्रोटेक्शन जो है आपके और मेरे नाम पे कर रही है कि भारत के लोगों की आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो है हम ये रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। यदि ये हमारे आर्थिक हितों की रक्षा कर रहे हैं तो ये पब्लिक डोमेन में डालना जरूरी है कि रिलायंस इंडस्ट्री और नायरा एनर्जी जो प्राइवेट कंपनी है इन दोनों को कितना फायदा हो रहा है रशिया से चीप ऑयल बाय करके फिनिश्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है महंगे दामों पे यूरोपियन यूनियन के देशों को बेच के, और साथ ही इंडिया के अंदर में हम लोगों को ऊंचे दामों पे पेट्रोल और डीजल प्रोवाइड करके इनको कितना फायदा हो रहा है। ये भारत सरकार को हम सभी के सामने एक श्वेत पत्र द्वारा, व्हाइट पेपर द्वारा प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे और आपके नाम का, भारत के लोगों के आर्थिक हितों के नाम का हवाला देके जो है अमेरिका से पंगा ले रहे हैं। अमेरिका ने इसको ब्लड ऑयल का नाम दिया है, जैसे ब्लड डायमंड था वैसे अमेरिका के कुछ ऑफिशियल्स इसको ब्लड ऑयल कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वो कुछ चंद प्राइवेट और सरकारी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने ही लोगों का शोषण कर रही है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि हमारी सरकार शोषण कर रही है, परंतु आपको पब्लिक डोमेन के अंदर में ये इंफॉर्मेशन डालना चाहिए ताकि ये सारे अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुंह पे जो है एक ताला लग जाए। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे हाथों को सशक्त करने के लिए आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस नंबर पे पेटीएम, जीपे, फोन पे कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।